गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यस, कैसे हो यश? बहुत कूल सर, आप बताओ। एकदम कूल भाई, इतनी गर्मी में अगर आप कूल हो तो इससे अच्छा क्या चाहिए? इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। कोई तो हमारे पास है जो मई के महीने में भी कूल है। एकदम बढ़िया परिणति हम भी। अब बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ये खतरनाक सा चैप्टर। अब आप ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था? क्वेश्चन नंबर 17, 18। यहाँ भी बच्चों धोखाधड़ी चल रही है आपकी। 17 या 18? 18 करना है। करना तो नहीं होगा, ये तो होमवर्क दिया होगा आपको। कितना आया होगा इसका आंसर बताओ बेटा। होमवर्क नाम की भी कोई चीज होती है? कभी कभी तो एक क्वेश्चन मिलता है आपको, उसको तो कर लिया करो। कितना है इसका आंसर बताओ? बोलो बच्चों, कितना होगा इसका आंसर? भाई 26, 28, 20। भाई किसी ने ये क्वेश्चन करा या नहीं करा बताओ? नहीं करा तो आज कर लेना। एक क्वेश्चन तो बच्चों कर ही सकते हो आप, ऐसा क्यों करते हो? अगर दो बच्चों का आंसर 48 है तो फिर 48 ही होगा। करना चाहिए। देखो, एक क्वेश्चन आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, उसको भी तुम नहीं करोगे तो गलत बात है। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सेम ही टाइप हो गए, 18 और 19, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। इसको देखो, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। भाई पी और आर किसी वर्क को 10 डेज में कर सकते हैं, लेकिन अगर पी 2.5 डेज वर्क करे, आर 8.5 डेज वर्क करे, तो ये दोनों हाफ वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क को ए कितने टाइम में करेगा, सॉरी पी। बताओ इसको कैसे करोगे, फटाफट से करो। फिर इसके बाद आज एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, टाइम एंड वर्क का। ये तो अपना पुराना ही कॉन्सेप्ट है जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। देखो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई कोई वर्क है, इस वर्क को पी और आर दोनों मिलके 10 डेज में, पी और आर दोनों मिलके 10 डेज में कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून संदीप। पी और आर दोनों मिलके सेम वर्क को 10 डेज में कर सकते हैं, लेकिन पी पॉइंट अगर लेकिन पी वर्क करे 2.5 डेज, पी ने वर्क करा 2.5 डेज और आर ने वर्क करा 8.5 डेज, तो कितना वर्क हो गया बच्चों बताओ? अगर पी ने 2.5 डेज वर्क करा और आर ने 8.5 डेज वर्क करा, तो वर्क हो गया आपके पास हाफ। इसका मतलब अब ये जो वैल्यू होगी, ये आपके पास पी प्लस आर मल्टीप्लाई 5 इसके इक्वल होगी, क्योंकि जब पी ने 2.5 डेज वर्क करा और आर ने 8.5 डेज वर्क करा, तो आपके पास हाफ वर्क हुआ। अगर कंप्लीट वर्क आपके पास इतना है, तो फिर हाफ वर्क कितना होगा? इतना। बात समझ आई बच्चों? अब ये P प्लस आर, अब ये 10 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि वर्क हाफ हुआ है। तो अगर हाफ वर्क हुआ है तो आप इसको हाफ कर दो। तो अब यहाँ P प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई आप 10 नहीं करोगे, मल्टीप्लाई 5 करोगे, क्योंकि वर्क हुआ है हाफ। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? बस इतना सा ही चेंज था इस क्वेश्चन के अंदर। अब तो ये पूरा क्वेश्चन वही हो गया, P की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, आर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। भाई P 2.5 डेज कम आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आर को 3.5 डेज ज्यादा आना पड़ा। फटाफट से पी और आर की एफिशिएंसी बता दो कितनी होगी। वॉइस इज ब्रेकिंग। सच में ऐसा हो रहा है क्या बच्चों? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बच्चों?
जिन बच्चों को हाँ है वो एक बार थोड़ा घूम के वापस आ जाओ, क्योंकि अगर वॉइस ब्रेक होती तो फिर सभी के लिए होती। थोड़ा घुमाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी थोड़ा घूमना फिरना भी सही रहता है। ये बात समझ आई बच्चों? पी की एफिशिएंसी है 7, आर की एफिशिएंसी होगी 5। बस उसको वहां पुट करो, टोटल वर्क हो जाएगा। अब पी और आर की एफिशिएंसी को यहाँ पुट कर दो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120। अगर इस टोटल वर्क 120 को पी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो पी का टाइम आ जाएगा, आर की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आर का टाइम आ जाएगा। अब ये वही कॉन्सेप्ट था जो लास्ट क्लास में कर रहे थे हम। बताओ बच्चों, समझ आई ये बात? देखो एक बात आप ये समझ लो, टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है, तो इसका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं होता। एक क्वेश्चन तो ये है जो एग्जाम में आ सकता है, और एक दो अभी आगे और आएंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है ये। देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो। और मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में कवि क्या कहना चाह रहा है आपसे? बताओ संदीप, बताओ। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुम क्या समझ पा रहे हो, या कोई और बताओ, जो बताना चाहता है बताओ। बताओ एक मिनट सर, क्वेश्चन रीड कर लेंगे सर, एक मिनट करो। कोई तो बोलो बच्चों, कोई तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे। हिमांशी बताओ। सर इसमें ये बोला गया है कि अगर a प्लस बी अगर x दिनों में काम करते हैं तो a अकेला x प्लस 27 में करेगा और b अकेला x प्लस 3 में करेगा, है ना? तो उसके बाद आपको बताना है कि ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। हाँ, x प्लस 27 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल, वेरी गुड। सबसे पहले तो भाई आपको ये क्वेश्चन ही समझना एकदम। शिनू आपका भी ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि a प्लस बी, आप सपोज कर लो कि a प्लस बी वर्क को x डेज में कंप्लीट करेंगे, या x आवर्स, कुछ भी एज्यूम कर लो। a प्लस बी वर्क को जितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, a को टाइम लगेगा उससे 27 आवर्स ज्यादा, तो a को कितना टाइम लगेगा? x प्लस 27। और b को कितना टाइम लगेगा? b को टाइम लगेगा a प्लस बी के टाइम से 3 आवर्स ज्यादा, मतलब b को टाइम लगेगा x प्लस 3। परिणीति, पूरा मजा आ रहा है आने जाने में? सर आप ही तो बोले घूम आओ, घूम के आई। घूम आए आराम से? हाँ सर। आप तो वैसे ज्यादातर घूमते फिरते ही रहते हो। देखो इस क्वेश्चन में ना बस आप एक डायरेक्ट बात याद रख लो, इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है, अगर आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 27 और 3 की। और एक बात तो आप बच्चों याद रख ही सकते हो, आप बस इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे याद रख लो कि अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 27 मल्टीप्लाई 3, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 9। एक बच्चों इतनी सी बात तो आप याद रख ही सकते हो, जब आप 10 नंबर के 10 मोबाइल नंबर याद रख सकते हो, 10 डिजिट वाले, तो ये तो फिर भी एक छोटी सी बात है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, तो आप बताओगे सर a प्लस बी को टाइम लगेगा 9 आवर्स। तो a को कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये नहीं है जो एग्जाम में आएगा।
ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। भाई a को कितना टाइम लगेगा, a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा 9 आवर्स, तो a को कितना टाइम लगेगा 36, और इधर b को कितना टाइम लगेगा 12। बताओ बच्चों, ये बात सबको समझ आई कि अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन हो और मैं आपसे ये बोलूं कि आप a प्लस बी का टाइम बता दो, तो आप एक इतनी छोटी सी बात को तो याद रख ही सकते हो, इतनी छोटी सी बात याद रख सकते हो। समझ आई बच्चों बात, बोलो। अगर बात समझ आई तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना होगा। फिर इसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट तो सेम होगा लेकिन लैंग्वेज कैसे चेंज होगी क्वेश्चन की। सब चीजें यही रहेंगी, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। देखो, अगर a प्लस बी को टाइम लग रहा है बच्चों सपोज x, तो a कितना टाइम ले रहा है, a प्लस बी के टाइम से 9 आवर्स ज्यादा, तो a को कितना टाइम लगेगा x प्लस 9, और b को कितना टाइम लगेगा x प्लस 4। तो अगर आप मैं आपसे यहां से पूछूं कि भाई आप a प्लस बी का टाइम बता दो, तो कितना होगा, रूट में मल्टीप्लाई कर दो 9 और 4 की, तो आपके पास कितना हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 6। a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अगर a प्लस बी की वैल्यू है 6, तो आप मुझे ये बताओ a को टाइम कितना लगेगा, b को टाइम कितना लगेगा 10। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक वैल्यू से आप मोहब्बत करो, क्या आज आपकी मोहब्बत काम आई या नहीं आई? मुझे पता है कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया होगा कि ऐसे भी तो कर सकते हैं। भाई ये जो आपको याद कराया था, या आप पहले सबसे बात पहले मुझे ये बात बताओ, ये बात याद है? सबसे फर्स्ट क्लास में समझाई होगी आपको ये बात। तो इसके ऊपर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताओ कितना होगा 10, 15 और आंसर होगा 6। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। अब आपने ये जो पूरा सॉल्व करा है, ये पूरा यही तो है जो आपने स्टार्टिंग में याद कर लिया था। भाई इसको इससे कितना टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चों 4, इसको इससे कितना टाइम ज्यादा लग रहा है 9। बस होगी क्वेश्चन सोल्व, आ गया आपका आंसर। समझ आई बच्चों? थोड़ा सा दिमाग चला? ये अभी भी वहीं का वहीं है, एकदम कांस्टेंट। ये जो स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज आपको समझाई थी ना, तो इनको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश किया करो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बात समझ आ जाएगी। अब देखो, ये जो आपने भी दो क्वेश्चन करे हैं ना, 21 और 22, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी भी नहीं आते, क्योंकि इनको तो बच्चा एकदम डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि ये अब चीजें बहुत पुरानी हो गई, रटी रटाई। तो अब क्वेश्चन आएगा किस टाइप से, मेथड सेम रहेगा, सब चीजें सेम रहेंगी, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब आप सबसे पहले मुझे इसी क्वेश्चन में आप एक बात बता दो, और वो क्वेश्चन आया जितनी बार भी अभी तक वो क्वेश्चन आया मेंस में आया है, और ये क्वेश्चन जितनी बार भी आया प्री में आया है, और सारा खेल लैंग्वेज का होगा। देखो भाई, इस पूरे क्वेश्चन में सब चीजें सेम रहे, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में सारी चीजें सेम रहे। मैं लास्ट में आपको एक बात बोल दूं कि भाई a प्लस बी को उतना टाइम लगेगा जितना सी को। भाई इस पूरा क्वेश्चन एकदम सेम रहे, बात समझने की कोशिश करो। मैं आपसे लास्ट में जाकर ये बोल दूं कि a प्लस बी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना सी को, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि सी को कितना टाइम लगेगा, आप ये बताओ। तो बच्चों, अगर आपको सी का टाइम फाइंड आउट करना है, तो सी का टाइम तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन a प्लस बी का तो फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो टाइम a प्लस बी का होगा वही टाइम सी का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जब a प्लस बी और c बराबर हैं, तो क्या मैं यहाँ a प्लस बी के प्लेस पर c पुट कर सकता हूँ? बताओ। a प्लस बी के प्लेस पे c होते, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार मेंस में आ गया, और वो क्वेश्चन कैसा है मैं आपको अभी दिखाऊंगा।
क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन सेम है एकदम। हाँ ये तो क्वेश्चन में दिया होगा a प्लस, देखो इस क्वेश्चन को अब यहां से रीड करो, a प्लस बी कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम एज सी कंप्लीट द वर्क। a प्लस बी उतने टाइम में कंप्लीट कर रहा है जितने में c अकेला। तो जहां अब आपको c का फाइंड आउट करना है, तो c का तो नहीं पता आपको, लेकिन a प्लस बी के प्लेस पर अगर c पुट कर दोगे तब तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रीड करो बस, आप ओनली क्वेश्चन रीड करो। हो गया बच्चों क्वेश्चन रीड? देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अभी आप इस चीज को छोड़ दो, इस लाइन को देखो। सर इसमें भी वो ही आ जाएगा 10, 15 और 6, वो लगा सकते हैं इसमें। हाँ वही क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। हिमांशी एक सेकंड अभी देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको एक बात बोली है कि ए 5 डेज, ए लेगा बी से 5 डेज ज्यादा और सी से 9 डेज ज्यादा, यही तो बोला बच्चों आपको। ए टेक्स 5 डेज मोर देन बी, ए को बी से 5 डेज ज्यादा लगेंगे और ए को सी से, देखो ए जो है उसको बी से तो 5 डेज ज्यादा लगेंगे और सी से 9 डेज ज्यादा लगेंगे। ये तो आपको एक इक्वेशन दे दी, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको एक बात बता दी कि भाई ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में करेगा जितने में सी। इसका मतलब ए प्लस बी और सी का टाइम जो होगा वो बराबर होगा। ये बात समझ आई बच्चों? ऊपर वाली इक्वेशन अभी देखेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई तुम्हें? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कब इस क्वेश्चन में अगर आपको सी का टाइम फाइंड आउट करना पड़े, तो अगर आप ए प्लस बी का टाइम फाइंड आउट कर लोगे तो वही सी का टाइम होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इसको अभी एक सेकंड साइड में लिखते हैं, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सेम है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी कर दी। देखो इस क्वेश्चन की आप फर्स्ट लाइन रीड करो, और जब आपको क्वेश्चन समझ ना आया करे ना कैसे करना है, तो आप x प्लस 5 x प्लस ऐसे छोड़ दिया करो, आप डायरेक्ट 100 एज्यूम कर लो। देखो आपको बोला है a टेक्स 5 डेज मोर देन b, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई अगर b को टाइम लगेगा 100 डेज, तो आप मुझे ये बताओ a को कितना टाइम लगेगा। x प्लस 4 x प्लस 6 को अभी हमने छोड़ दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बी वर्क को कर रहा है 100 डेज में, तो आप मुझे ये बताओ ए को कितना टाइम लगेगा, 105 डेज। उसके बाद आपसे बोला है कि भाई ये जो ए है इसको सी से 9 डेज ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर सी को बताओ कितने डेज लगेंगे। $96। बताओ बच्चों ये बात समझ आई कि भाई अगर हमने b को 100 मान लिया तो a को कितने डेज लगेंगे 105, c को कितने डेज लगेंगे 96। तो अब आप क्या करो, a प्लस बी का टाइम और c का टाइम इक्वल है, भाई जो टाइम a प्लस बी का है वही टाइम तो c का है। अब इस क्वेश्चन में या तो आप a प्लस बी कर लो या फिर यहां पर c कर लो। बच्चों कोई दिक्कत? भाई क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि a प्लस बी का टाइम और c का टाइम इक्वल है, तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या करो, जो आपने पहले a प्लस बी माना था उसको अब आप c मान लो, c से इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि जो टाइम c का आएगा वही a प्लस बी का होगा। अब देखो इसका मतलब अगर आपको c से कंपेयर करना है तो आप c को x एज्यूम कर लो। अब मुझे आप ये बताओ, अगर c है x तो फिर b कितना होगा। अगर c आपके पास x है तो फिर b कितना हो जाएगा, x प्लस 4। और मैं आपसे पूछूं कि a कितना हो जाएगा, x प्लस 4 कैसे होएगा सर? भाई ये 96 है, ये 100 है, x प्लस 4 ही तो होगा। यहां से देखो कितना है 4। ठीक है हाँ ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए हमने 100
96 और 105 कर लिया। अब अगर c है x तो b हो गया x प्लस 4। अब मुझे ये बताओ a कितना होगा, x प्लस 9। भाई a x प्लस 9 होगा, बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? अब देखो ये क्वेश्चन वही तो बन गया जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन करा था। अगर a प्लस b या फिर c को टाइम लग रहा है x, तो a को कितना टाइम लग रहा है बच्चों, x प्लस 9, और b को कितना टाइम लग रहा है, x प्लस 4। तो आपको क्या पूछा है बताओ, आपको पूछा है a वर्क को कितने टाइम में करेगा, बताओ फिर। अब तो ये क्वेश्चन वही बन गया ना जो आपने इससे पहले करा था, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो अगर आपको c का टाइम फाइंड आउट करना है तो अब आप c का टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, √9 मल्टीप्लाई 4, तो c का टाइम आ जाएगा 6। अगर ये है 6 तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 10। समझ आया बच्चों एग्जामिनर लैंग्वेज को कैसे चेंज करता है, बोलो। देखो ये पूरा क्वेश्चन वही था, आंसर भी सेम है, सभी कुछ सेम आया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी। सर और एक देखो बार जो इस एक्स के तरीके से कैसे करेंगे, अगर हम 100 ना माने तो कैसे करेंगे? तो ऐसे ही कर लो, फिर c को x मान लो, b कितना होगा x प्लस 4। अगर नहीं मानोगे तो फिर डायरेक्ट इसको को सोचना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट ऐसे सोचो। लेकिन 100 मान लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा जिंदगी में भी। अगर 100 नहीं मानोगे फिर डायरेक्ट ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर ये x होगा तो ये x प्लस 4 होगा, उसमें थोड़ी बहुत गलती कर सकते हो। सर एक बार लेकिन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देख लो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप हर बार x एज्यूम कर लो, क्योंकि अगर x एज्यूम नहीं करोगे तो छोटी मोटी गलती कर ही दोगे कहीं। सॉरी 100 एज्यूम कर लो, तो फिर कभी गलती नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो, इसकी लैंग्वेज तो और भी अच्छी है। क्वेश्चन करो इसको रीड, और देखो एक्चुअल में बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, रियलिटी में ये क्वेश्चन वही है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। 10, 15 और 6 एक्चुअल में ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के देखना। अब इस क्वेश्चन को करो रीड। एक स्विमिंग पूल में आपके पास 3 पाइप लगे हुए हैं। फर्स्ट 2 पाइप स्विमिंग पूल को भरने में जितना टाइम लेंगे उतना ही थर्ड वाला लेगा। इसका मतलब a प्लस बी और c का टाइम इक्वल होगा। भाई अब की बार a, b और c के प्लेस पर पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3 कर दिए। अब करो इसको ट्राई। देखो सबसे पहले जब एग्जाम बहुत इजी आता था, कंपटीशन बहुत कम था, तब आते थे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे, ये मेंस का क्वेश्चन है, मतलब पहले का 13 या 14 के आसपास का मेंस का क्वेश्चन है ये। सोचो मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता था। अब कंपटीशन इतना टफ हो गया, ये प्री में भी नहीं आता। अब ये प्री में नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन अब भी मेंस में आता है, इधर वाला। ये जो अभी आपने करा है 23 और 24, ये दोनों मेंस के क्वेश्चन है। बस वो आना बंद हो गया, बेस तो सब कुछ वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपके पास ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाले से 5 घंटे फास्ट है। अब इसमें गलती मत कर देना, कुछ बच्चों ने ऐसा भी कर दिया होगा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर फर्स्ट वाले पाइप को टाइम लगेगा 100 घंटे, तो सेकंड वाले को कितना टाइम लगेगा? बोलो बच्चों। सेकंड वाले को टाइम लगेगा 95, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 105 कर दोगे तो फिर ये 5 घंटे फास्ट थोड़ी ना होगा, फिर तो ये 5 घंटे स्लो हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो तो वो एक बार देख लेना, अगर ये 100 है ना तो ये 95 होगा। अगर आप इसको 95 के प्लेस पर 105 कर दोगे तब तो ये 5 घंटे स्लो हो जाएगा, और वहां आपको बोला है 5 घंटे फास्ट है। उसके बाद बोला है आपको
भाई ये जो आप सेकंड पाइप की बात कर रहे हो, ये जो सेकंड वाला पाइप है ये फर्स्ट वाले से तो 5 घंटे फास्ट है और थर्ड वाले से 4 घंटे स्लो, तो थर्ड वाले का टाइम बताओ कितना होगा। अगर ये थर्ड वाले से 4 घंटे स्लो है तो थर्ड वाला कितना होगा, 104। कितनी बड़ी गलती करी है देखो, 104 क्या होगा। आप थर्ड वाले पाइप की बात, इस सेकंड वाले पाइप का ही कंपैरिजन कर रहे हो आप, ये 91 होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन समझो अब। ये जो सेकंड वाला पाइप है ना, ये फर्स्ट वाले से तो 5 घंटे फास्ट है और थर्ड वाले से 4 घंटे स्लो है। समझ आई बच्चों बात। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने रीजनिंग में भी करे होंगे। तो आपकी जो बात हो रही है ना, वो बात इस सेकंड वाले पाइप की हो रही है कि ये जो सेकंड वाला पाइप है ये फर्स्ट वाले से तो 5 घंटे फास्ट है और थर्ड वाले से 4 घंटे स्लो है। बताओ बच्चों बात समझ आई। इसकी लैंग्वेज और भी घुमा दी थोड़ी सी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस थर्ड वाले को हम एक्स एज्यूम कर ले, थर्ड वाले को हम एक्स एज्यूम कर ले, क्योंकि फर्स्ट दोनों का जो टाइम है वो थर्ड के टाइम के इक्वल है और इस वाले टाइम को तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये थर्ड वाला एक्स होगा तो सेकंड वाला कितना होगा, एक्स प्लस 4, और ये फर्स्ट वाला कितना होगा, x प्लस 9। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया, कितना भी आपने घूम फिर लिया क्वेश्चन तो सेम ही है। भाई c का टाइम है अगर x, तो a को कितना टाइम लग रहा है बच्चों, x प्लस 9, और b को कितना टाइम लग रहा है बच्चों, x प्लस 4। बताओ बच्चों बात समझ आई। तो अब ये वही क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन लेकर, इतनी देर से मैं आपको ये एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूं बच्चों। अब देखो अब तो इतनी देर से इसको सॉल्व कर ही रहे हैं, अब तो ये आपको समझ आई क्या होगा, ये 6, ये 15, ये 10। बताओ बच्चों बात समझ आई। अब आप जब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, घूम घूम के। सर मैंने ना सेकंड वाले को जब x एज्यूम किया ना तो थर्ड वाला x माइनस 4 आ गया, x क्यों माइनस करा 4 आ आपने, गया। क्यों करा। मैंने अब ऐसा थोड़ी ना किसी को कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे तो फिर वो और भी कम हो जाएगा, फिर माइनस से कैसे सॉल्व करोगे। मैंने भाई सीधा x से माइनस तो सोल्व आपको करने लाना की ही कोशिश नहीं। की। ये जब मैंने पहले ही मना करा था तो क्यों करा, मुझे अब पता ही नहीं 100 कि से आप कर यही लो। गलती ठीक करोगे। है ठीक है। जब आप डायरेक्ट एक्स से करोगे ना तो आप यही गलती करोगे। अगर आप किसी को हाँ। एक्स ले लोगे तो फिर ये माइनस में चला जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ 100 लेना आप, तो ठीक ये है। माइनस में नहीं जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि पहले मैं इसको एक्स से कराता था और हर बार बच्चे यही गलती करते थे, तो उसके बाद फिर सबसे अच्छा यही सोचा कि 100 लो, 100 से दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। बताओ बच्चों समझ आई कहानी। अब देखो ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। सर एक बार ऊपर कर दो। एक सेकंड, पहला और दूसरे का टाइम और तीसरे का टाइम सेम है। हाँ ये तो आपको स्टार्टिंग में बोल तो दिया ना। सी 6 घंटे में भरेगा ना। हाँ ये अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया ना जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, ये तो वही क्वेश्चन है जो और फिर पूछा क्या हुआ उसने। अब तो इसमें कुछ भी पूछा हो, सेकंड और थर्ड कितने आंसर टाइम क्या में आएगा? करेंगे, सेकंड और थर्ड से सॉल्व कर लेना बच्चों। ये तो बहुत आपने जीनियस बच्चों वाली बात कर दी। अब तो आपके पास सारा टाइम आ गया, 10 और 6। ठीक है 10, 6, 10 और 15 से सॉल्व कर लेना, तो 6 आ जाएगा। अब बच्चों मतलब ये 10 वही और 6 है ना आंसर। 10 और 6 नहीं है, ये आपके पास तीनों टाइम आ गए। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आप हर 2 मिनट के बाद। ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं कर रहे, बताओ।
तो फिर ये वही तो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व नहीं करा, नहीं, इसको वो इधर से देख लो। आंसर में पूछ रहा है, सेकंड और थर्ड पूछ रहा है ना। तो सेकंड और थर्ड को ले लो आप, सेकंड 10 किसी और को भी 6 ले तो लो आएगा। आप, 10 और 6 ले लो, कोई भी ले 10 लो और जो 6 तो आएगा आंसर। यहाँ आपको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, ये 6 वाला, ये 6 होगा इसका आंसर, ये 6 फाइंड आउट करना था। अच्छा, दोनों का इकट्ठा निकालना है, ठीक है। दोनों का एक साथ होगा, इस क्वेश्चन को करो। अच्छा, मेरे को लगा दोनों का अलग अलग। नहीं, एक साथ। तो बच्चों आप उसको भी याद रखना, जब आपको स्टार्टिंग से समझा रहा था, वो फर्स्ट क्लास में जो कुछ ट्रिपलेट नोट कराई थी, 10, 15 और 6, जितने भी अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे सब उन्हीं पे बनेंगे बार बार। करो इसको रीड। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपके पास एक मैन है, उसके 3 सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर वो मैन, जो फर्स्ट वाला सन है वो वर्क को 24 डेज में करेगा, सेकंड वाला सन वर्क को 36 डेज में करेगा। आपको थर्ड वाले सन का टाइम फाइंड आउट करना है कि थर्ड वाला सन वर्क को कितने टाइम में करेगा, और मैन 36/11 डेज में तीनों सन से डबल वर्क करेगा। बताओ कैसे सोल्व करोगे इस इक्वेशन को? ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, करो इसको रीड। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फर्स्ट वाला सन वर्क को कितने डेज में करता है? 24। सेकंड वाला कितने डेज में करेगा? 36। थर्ड वाले को फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। फोर्थ, ये जो मैन है ये कितने डेज में करता है? 36/11। तो सबसे पहले तो आप मुझे यहां से टोटल वर्क बता दो, कितना एज्यूम करोगे? एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चल जाती है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? टोटल वर्क को एज्यूम करोगे 24, 36 और 36 का एलसीएम। टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया आपने 72। अब आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाले सन की एफिशिएंसी कितना होगी? कितना था ये? 36। फर्स्ट वाले सन की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। सेकंड वाले सन की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। थर्ड वाले का पता नहीं है, इसको छोड़ दो। मैन की एफिशिएंसी कितना होगी? मैन की एफिशिएंसी कितना होगी? 22। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ी सी बस इसकी लैंग्वेज घुमा दी। क्वेश्चन तो ये एकदम इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या बोला है कि तीनों सन जितना वर्क करेंगे मैन उससे डबल वर्क करता है। तो आपको एक बात पता चल गई कि मैन वर्क करता है 22, और ये जो 22 वर्क है ना, ये तीनों सन के वर्क से डबल है। तो आप मुझे ये बताओ तीनों सन का वर्क कितना होगा? तीनों सन की इफिशिएंसी वर्क कितना होगा बताओ? तीनों भाई, जब तीनों की इफिशिएंसी या वर्क 11 होगा तभी तो इसका डबल होगा 22। इसका मतलब तीनों का अगर 11 होगा, इसमें से फर्स्ट वाले का है 3, सेकंड वाले का है 2, तो थर्ड वाले का कितना हो जाएगा इफिशिएंसी? 6। अब थर्ड वाले का टोटल वर्क आपके पास है 62, 72, इफिशिएंसी है आपके पास 6। इसको कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। समझ आई बच्चों बात? कुछ लगा दिया होगा तुमने एक्स्ट्रा बहुत अलग।
जो तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा तुम कर क्या रहे हो। बताओ बच्चों, समझ आया ये क्वेश्चन? तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, बस उस पर्सन को लगाकर उसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर आप इसको यहां ना लिखकर अलग लिखोगे तो आंसर तो तभी भी सेम आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इस थर्ड वाले को भी यही लिखो। जब इसके बारे में तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, जब इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तब उसको यहाँ नोट कर देंगे। समझ आई बच्चों बात? देखो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो फटाफट से करो और आंसर बता दो। सर एक बार पिछले वाला दोबारा बता दो। जब पहले बताया था तब आप क्या कर रहे थे? मेरे को आ रहा था, मेरे को ना ये नहीं समझ आया कि मैन डज डबल द वर्क इन द सेम टाइम इन विच ऑल द थ्री वर्क कंप्लीट द वर्क। भाई इसमें क्या समझ नहीं आया? तीनों जितना वर्क करते हैं मैन उससे डबल करता है। तीनों सन जितना वर्क करते हैं मैन उससे डबल करता है। तो मैन का 22 है, तो इसका मतलब तीनों सन का कितना होगा बताओ? 11। इस 11 में से फर्स्ट वाले का है 3, सेकंड वाले का है 2, तो थर्ड वाले का कितना हो जाएगा? 6। भाई आपको इसको 11 बनाना है तो थर्ड वाला 6 होगा तभी तो ये 11 होगा, और इसका डबल 22 है। तो अगर आप 72 को 6 से डिवाइड कर दोगे, टोटल वर्क को थर्ड वाले की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, तो थर्ड वाले का टाइम आ जाएगा। आप अगर हिमांशी कुछ भी कर रहे होते हो ना, जब मैं समझाता हूँ उस चीज को छोड़कर ना आप यहाँ समझा करो। जब मैं समझाता रहता हूँ आप तभी भी अपना ही करते रहते हो जो आप कर रहे हो, फिर आप इसको नहीं देख पाते। करो इसको फटाफट से सोल्व, बताओ आंसर कितना होगा। आप मुझे ये बताओ, तीनों शिफ्ट के वर्कर की एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 9, 6 और 5। भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 9, 6 और 5। इसमें आपको बोला है कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट के वर्कर हैं ये टोटल वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसको फास्ट से कर लो आप। 360 टोटल वर्क हो गया 360। अब आपको पूछा है अगर ये तीनों साथ में वर्क करें, अगर ये तीनों साथ में वर्क करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा इस 360 वर्क को करने में? कितना होगा बच्चों? 20 से डिवाइड। अगर ये तीनों साथ में वर्क करेंगे तो इन्हें टाइम लगेगा 18 डेज। सर ये आपने 40 से मल्टीप्लाई कैसे किया है? क्योंकि आप 40 से मल्टीप्लाई ऐसे 40 मल्टीप्लाई 9। नहीं, ये वाली बात नहीं है। इफ द पर्सन वर्किंग इन फर्स्ट कंप्लीट वर्क 40 डेज। भाई फर्स्ट शिफ्ट वाले जो वर्कर है वो वर्क को 40 डेज में करते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों की एफिशिएंसी से 40 की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये तो एक बंदे की आई है ना 360। एक बंदे की कहाँ लिख रही है? इसमें पर्सन्स लिखा हुआ है। इफ पर्सन्स वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाले जो वर्कर है, जो पर्सन्स हैं, वो वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा इसमें कहाँ लिखा हुआ है? एक पर्सन का बताओ। ये एक की एफिशिएंसी है तो 40 डेज तो 60 आ जाएगी ना एफिशिएंसी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये एक की एफिशिएंसी है? बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मतलब ये सबकी है इकट्ठी? नो। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी वर्कर होंगे उनकी एफिशिएंसी है 9, सेकंड शिफ्ट में जो भी वर्कर होंगे उनकी एफिशिएंसी है 6, और थर्ड वालों की है 5। एक की तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ था कि तो एवरेज वर्क एफिशिएंसी है, यानी कि मतलब पर वर्कर है ना।
नो कमेंट्स। ये तीनों वर्कर के, आपको जो फर्स्ट शिफ्ट के वर्कर है ना, उनकी एफिशिएंसी है 9, सेकंड वालों की है 6 और थर्ड वालों की है 5। एवरेज अभी ठीक है। आपको पढ़ाया नहीं है, आप क्यों पूछते हो एवरेज पे, बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर इस वर्क को तीनों मिलके करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 18 डेज। अब आपसे ये पूछा है, स्टार्टिंग में डेज लगते थे 40, अब लगते हैं 18 डेज, तो अब कितने डेज कम लगेंगे? 22। मेरे को नहीं समझ आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हें? ये आ गया 360 तक आ गया, उसके बाद जल्दी जल्दी बताया ना, वो नहीं समझ आया। भाई मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। देखो फिर से समझ लो भाई, मल्टीप्लाई 40, टोटल वर्क होगा 360। अब आराम आराम से समझ लो। आपसे ये पूछा है अगर इस 360 वर्क को तीनों शिफ्ट के वर्कर मिलके करें, तो आप मुझे ये बताओ अगर इस 3 शिफ्ट को तीनों शिफ्ट के वर्कर मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? भाई तीनों शिफ्ट के वर्कर्स की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा? 9 + 6 + 5 20। तो कितना टाइम लगेगा अगर तीनों शिफ्ट के वर्कर मिलके करेंगे? तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? हाँ 18 अच्छा। हाँ अब आपसे ये पूछा है कि कितने डेज कम लगेंगे। पहले कितने डेज लगते थे? 40, अब कितने लग रहे हैं? 18। तो कितने डेज कम लगेंगे? पहले 40 22। लगते थे। 40 तो भाई बोला तो है यहाँ पर 40 डेज। अच्छा करो इस क्वेश्चन को। अजीब अजीब सा क्वेश्चन था ना सर ये वाला। इसमें क्या अजीब था भाई? इसमें डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी तो दी हुई है, और ये तो आप स्टार्टिंग से भी कर रहे हो भाई। स्टार्टिंग से भी तो यही कर रहे हो आप, जो इस क्वेश्चन में आपने करा है। लैंग्वेज तो चेंज होती रहेगी थोड़ी बहुत। लैंग्वेज मेरे को अच्छे से नहीं समझ आया, मैं दोबारा देख लूंगी ठीक है। उसको करके देखना, समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ना समझ आने वाली कोई बात ही नहीं है। करो इस क्वेश्चन को बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास है ए और बी। अगर ए वर्क को 2 डेज के बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर ए वर्क को 3 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 6 डेज में करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए और बी अलग अलग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे? सर ये इसको वो पहले वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं कि इसने एक दिन ज्यादा लिया तो इसका बर्डन 3 दिन कम हो गया, तो बिल्कुल। तो 3 A = 3B। ए अपॉन बी 3 और 1 कर लो। हाँ आपने हाँ एकदम सही बोला। देखो यही करना था आपको भाई। ए अगर 2 डेज वर्क ए ने अगर वर्क को 2 दिन के बाद लेफ्ट करा तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है? 9। लेकिन अगर ए 3 दिन के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करेगा। अब आप मुझे ये बताओ अगर ए एक दिन ज्यादा आए, अगर ए एक दिन एक्स्ट्रा आया तो बी को कितने दिन कम आना पड़ा? अगर ए एक दिन ज्यादा आया तो बी को कितने दिन कम आना पड़ा? 3। तो इसका मतलब ए का जो 1 डे का वर्क होगा और बी का जो 3 डेज का वर्क होगा वो इक्वल होगा। ए का 1 डे का वर्क और बी का 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। कितनी होगी ए और बी की एफिशिएंसी? बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई अगर ए 1 डे एक्स्ट्रा आया तो बी को 3 डेज कम आना पड़ा, तो इसका मतलब ए का 1 डे का वर्क और बी का 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। अब देखो आप यहां से टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। भाई ए ने 2 डेज तक वर्क करा, मतलब इसका मतलब ए ने, देखो ए ने 2 डेज तक वर्क करा 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क कर दिया होगा? भाई ए ने 2 दिन के बाद लेफ्ट करा है ना, तो 2 दिन तो वर्क करा है। 2 डेज तक वर्क करा है 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क कर दिया? 6।
उसके बाद रिमेनिंग वर्क को बी ने 9 डेज में कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब बी ने 9 डेज तक 1 की एफिशिएंसी से वर्क करा होगा। तो बी ने कितना वर्क कर दिया होगा 9 डेज में? 9। टोटल वर्क कितना हो गया? 15। अब इस टोटल वर्क 15 को अगर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा। अगर इस टोटल वर्क 15 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, समझ आई बात? घूम फिरकर सारी बातें वही चलती रहेंगी जो स्टार्टिंग से चल रही है इस चैप्टर में। और इससे ज्यादा आसान चैप्टर पूरी अर्थमेटिक में कोई भी नहीं हो सकता। बताओ इसका आंसर कितना होगा? करो इसको ट्राई। इसमें भी देखो सेम प्रोसेस है कि भाई अगर ए 4 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 18 डेज में करेगा, लेकिन अगर ए 6 डेज के बाद लेफ्ट करे तो बी रिमेनिंग वर्क को 12 डेज में करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ए और बी वर्क को कितने टाइम में करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा आए, अगर आपके पास ए 2 डेज एक्स्ट्रा आया तो बी को कितने डेज कम आना पड़ा? अगर ए 2 डेज एक्स्ट्रा आया तो बी को कितने डेज कम आना पड़ा? 6। इसका मतलब ए के 2 डेज का वर्क और बी के 6 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो यहां से ए और बी कितना आ जाएगा? 3 और 1। बस इसके बाद तो टोटल वर्क फाइंड आउट करो कितना होगा? 4 और 18। भाई ए ने 4 डेज तक वर्क करा है, ए ने 4 डेज तक वर्क करा है 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क हो जाएगा? 12। बी ने 18 डेज तक वर्क करा है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क करा होगा? 18। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अब अगर इस टोटल वर्क 30 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बहुत इजी चैप्टर है ये, इस चैप्टर को डिफिकल्ट मत बनाओ। किसी भी चैप्टर को डिफिकल्ट बना लेना, इसमें फालतू में इसको डिफिकल्ट मत बनाओ। ये तो आपके पास बोनस चैप्टर होता है। अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ये जो चैप्टर है ना, ये आपके पास एक बोनस चैप्टर होता है। ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब इससे आसान चैप्टर तो कुछ भी नहीं हो सकता जिंदगी में, जितना इजी ये चैप्टर है। तो बच्चों फिर अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। आप भी अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों।